ठीक है। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में खास मुद्दे। जब चुनाव सामने हो तो निश्चित रूप से खास मुद्दे आ ही जाते हैं और एक बार फिर हम खास मुद्दों को लेकर के आपके सामने हैं। मुद्दे चाहे फसल खराबे और बारिश के हों या फिर नेताओं के बयानबाजी के हों या प्रदेश के हालात के हों, तमाम जो पहलू हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं, सुमित्रा जी हमारे साथ सीपीआईएम के लीडर हैं और लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपको मजमून दिखाऊंगा, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए सीएम अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा किया। कटारिया ने गृह विभाग की ओर से जारी जनवरी और फरवरी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2 माह में प्रदेश में महिला अत्याचार 45% बढ़े हैं, जबकि आईपीसी के तहत होने वाले अपराधों के आंकड़े में 16% का इजाफा हुआ है। कटारिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश में गृह विभाग की जिम्मेदारी सीएम के पास है, लेकिन सीएम का ध्यान विभाग में न होकर केवल ट्रांसफर और चुनाव में है। वहीं जोधपुर और टोंक में रामनवमी के दिन हुई सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर भी कटारिया ने सवाल खड़े किए। इसके अलावा प्रदेश में ओलावृष्टि में हुई तबाही पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा। लेकिन 18 में जाकर के अपराध जो है वो 2.8 बढ़ा 18 में, लेकिन वो सारा मिला करके भी लगभग 12% अपराध जो है हमारे पीरियड में घटा था और अभी केवल और केवल इन्हीं 2 महीनों में अपराध का ग्राफ लगभग 16% आईपीसी के अपराध बढ़े हैं और महिला अपराध जो इन्होंने टेबल पे डाला है वो 47% अपराध जो है वो बढ़े हैं। अपराध की स्थिति फिर भी सरकार को किसानों की मदद जितनी हो सके उतनी मदद इस आपदा के करनी चाहिए। केंद्र सरकार से भी जाते हैं प्रधानमंत्री सरकार, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है और आचार संहिता है तो दोनों के लिए ही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसानों के इस विपत्ति के समय मदद करनी चाहिए। उधर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में आए आंधी तूफान में हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर घायलों के लिए दुख जताया और मुआवजे का भी ऐलान किया, लेकिन उन्होंने ऐसा सिर्फ गुजरात के लिए किया। इस बात पर एमपी के सीएम कमलनाथ और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि मोदी केवल गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री है। गहलोत ने इस मौके पर ओलावृष्टि और बारिश में हुए फसलों के नुकसान का आकलन करने के निर्देश देने की बात कही और साथ ही कहा कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। किसानों की बर्बादी बहुत ज्यादा हुई, खेतों में 2-3 राउंड हो चुके हैं, उसको लेकर चिंता है और मैंने अधिकारियों को बार बार कहा भी, कल भी मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि आप इमीडिएटली आंकलन करवाओ जिलों के अंदर कि क्या स्थिति बनी है, कितना नुकसान के जो सर्वे हो जाए तो कम से कम टाइम पे उनको मुआवजा मिल जाए। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने निवास पर मीडिया के सामने एक बयान जारी कर बड़ी हलचल मचा दी। गहलोत ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति चुने जाने को लेकर सवाल खड़े किए। गहलोत ने एक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि दलित वोटों को साधने के लिहाज से मोदी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाना जाना था। राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव हुआ, कल ही में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है। तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा समझना, रामनाथ कोविंद जी को बनाया जातीय संगठन बैठाने के लिए और आडवाणी साहब छूट गए, बनना आडवाणी साहब को था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम गहलोत के इस बयान से सियासी तूफान के संकेत मिल रहे हैं। दलित वोटों को साधने वाला यह बयान कहीं देश में कांग्रेसी नेताओं की मेहनत को बेअसर नहीं कर दे। विजय वर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। तो चलिए मृतकों की संख्या और फसल मुआवजा इसको लेकर के भी
जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए सुबह बताया कि गुजरात में जो प्रभावित लोग हैं उनके मुआवजा का ऐलान किया गया है, तुरंत बाद ही कमलनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल गुजरात के नहीं है, पूरे देश के हैं और उन्हें जिन आधा दर्जन राज्यों में ये हालात बिगड़े हैं सभी जगह इसका ऐलान करना चाहिए। एक बार फिर पीएमओ की ओर से जवाब दिया गया कि गुजरात से पहले रिपोर्ट पेश कर दी है, इस वजह से ये हुआ है। खैर चलिए, हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और गुलाबचंद कटारिया जो लगातार 3 दिन से हमला कर रहे हैं वर्तमान सरकार पे, कांग्रेस पे, है कि 3 महीने में प्रदेश के हालात बिगड़ गए हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ में। प्रदीप जी, लगातार भाजपा इस बात को लेकर के हमला कर रही है कि 3 महीने के अंदर ही प्रदेश के हालात बिगड़ गए हैं। जिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए सरकार सौंपी गई थी, उसके बाद न आमजन सुरक्षित महसूस कर रहा है, ना राहगीर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ना महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये आरोप है भाजपा का। जैसा कि आपने कहा कि भाजपा ने आरोप लगाया है, देखने की बात यह है कि 100 दिन के बाद हमारी सरकार जब पावर में आई तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 100 दिन के बाद अपना जो उपलब्धि कार्यक्रम था वो उन्होंने बाकायदा ऑर्गेनाइज किया और मीडिया के सामने अपने 100 दिन के जो उपलब्धियां थी वो बताई। अब सवाल उठता है कि क्या 100 दिन के कंपैरिजन आप पिछले सरकार के 5 साल से करने लगेंगे तो ये कोई प्रक्रिया नहीं है। सवाल यह है कि किसी सिस्टम को समझने में, उसको लागू करने में एक समय लगता है और सिस्टम को जब आपने टेक ओवर किया है तो जो पुरानी सरकार ने हमको दिया उसको समायोजन करने में, उसको ठीक करने में, उसके बाद हमको इस चीजों को देखने में एक समय होती है। उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बड़ी सहजता और धीरजता के साथ काम करते हुए जो वादे निभाए, जो मैनिफेस्टो में जो बात कही, उनको उन्होंने अक्षर लागू किया और उनकी मंशा इस प्रदेश के लोग सब समझते हैं। उन्होंने गांधीवादी तरीके से अपनी एक ख्याति बनाई है, उन्होंने अपनी व्यक्तित्व जो है वो बनाया है, लोग उनकी बात में विश्वास करते हैं। इसलिए जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा हर विषय पर राजनीतिकरण करती है। खुद ने कुछ किया नहीं, 5 साल उन्होंने राज किया, उसमें जो छोड़ा, देखा, हमको संभाला, उससे पब्लिक कितनी दुख पाई और कितना उन्होंने नुकसान हुआ, किस तरह के वादे किए, जुमलों की सरकार आकर सरकार को। मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रदीप जी आपसे, ये मेरा आप तीनों से ही होगा सवाल यहां पे ये है कि एक बात पिछले कुछ सालों से प्रचलन में आ रही है कि वर्तमान सरकार या पूर्ववर्ती सरकार, जिस पे भी जो सहज भाव से आप लोगों का आरोप लगाने का अवसर मिलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा संभव है कि इतना भारी भरकम पैसा खर्च किया जाता है और कोई भी सरकार कुछ नहीं करे? ये केवल एक राजनीतिक संतुष्टि के लिए बयान माने या वास्तव में सरकारें कुछ करती भी नहीं है? आप देखें कि पिछले 5 साल की सरकार जो भाजपा की एनडीए की सरकार आई है, आप उसका इतिहास देखें। उससे पहले आप देखिए कि उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सरकार में थे। उन्होंने 10 साल बाद जो अपना कार्यक्रम छोड़ा, उसके बाद बीजेपी पावर में आई। एनडीए के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वो इतने भाग्यशाली है कि जब उन्होंने 2014 में टेक ओवर किया तो बाकी की बात है कि उनके इस पिछले 5 साल के दौरान ना तो कोई ऐसा आपातकाल आया, ना कोई बात, और बहुत सहजता से उन्होंने शासन करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि आप देखिए कि पिछले 5 साल में पूरे भारत में, आप अकाल की बात कर रहे हैं कि आपातकाल की बात कर रहे हैं? मैं उस भूमिका बता रहा हूं जिससे माहौल बिगड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा। आपने कहा कि मोदी जी के वक्त ना तो आपातकाल आया, क्योंकि आपके पार्टी तो ये लगातार का आरोप लगा रही है कि अघोषित आपातकाल के हालात देश में बने हुए हैं। आप इसे खारिज कर रहे हैं? मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं उस बात को आगे करते हुए बता रहा हूं आपको कि पहली बार डबल इंजन सरकार इस देश में 5 साल के राज में आई। इस देश में मोदी सरकार के साथ केंद्र में आने के बाद प्रदेशों में 11 स्टेट की सरकार भाजपा की आई, उसे डबल इंजन सरकार कहा गया। सारे देश के जितने भी प्रावधान थे, वित्तीय प्रावधान जितने भी थे, वो इन सरकारों को दिए गए। और उसके बाद योजना आयोग की जो प्लानिंग होती थी, जिसमें योजना आयोग एक प्लान बनाकर जो वित्त संसाधन उपलब्ध कराता था, उसके बाद मोदी साहब ने सरकार में आते उन सबको तहस नहस कर दिया, सारी संविधान ढांचे को बिगाड़ दिया। उसके बाद अपनी मर्जी से मेरा छोटा तो बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल लगातार इस तरह के आरोप लगा रहा है, क्योंकि ये जानने का अधिकार हर दर्शक को है, आपको खुद को भी है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक पहले हैं, उसके बाद कांग्रेस के वर्कर हैं, नेता हैं। ये बात क्यों कही जाती है बार बार कि पूर्ववर्ती सरकार ने या वर्तमान सरकार ने कुछ भी नहीं किया? ऐसा लगता है आपको कि कुछ भी नहीं हो रहा देश में? आप देखिए, आज मोदी जी स्वयं ये बात करते हैं कि उन्होंने 2014 में ये शासन संभाला देश का।
उसके बाद वो बात करते हैं, जब उनसे उपलब्धि की बात की जाती है तो 2013 से पहले की बात करते हैं जी, उससे पहले क्या हुआ, और आगे की बात करें तो 2022 की बात करते हैं। उन्होंने 2014 से 2019 के बीच में जो देश पे शासन किया है उसमें उन्होंने देश के तंत्र को अपनी तरीके चलाने का प्रयास किया है। सारी संवैधानिक मर्यादाएं उन्होंने तोड़ी हैं। वो किसी सिस्टम में को फॉलो करने का विश्वास नहीं करते। उन्होंने जो काम किया, देश का सारा संवैधानिक ढांचा उन्होंने बिगाड़ दिया है। उन्होंने अपनी काम करने का प्रयास किया है। वापस लौटूंगा मैं। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ में है। लक्ष्मीकांत जी, वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया, ये आरोप कांग्रेस का है, और संवैधानिक ढांचों को बिगाड़ा है, ये लगातार कांग्रेस के नेताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी ओर से हमला है कि चाहे सीबीआई हो, चाहे अदालतें हो, सीएजी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सबको पंगु बना करके रख दिया है। ये पहले तो सबसे पहले बात कहूँ कि मैंने कभी भी आपके चैनल के माध्यम से कभी भी इस बात को नहीं कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। हर जन कल्याणकारी सरकार कुछ न कुछ अपना काम करती है, अपना उनका एजेंडा होता है। एजेंडा धीमी गति से चला, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें उपलब्धियां नहीं बन पाई, ये सब विषय आवश्यक रूप से हो सकते हैं। हर जन कल्याणकारी सरकार जो भी सरकारी बनती लोकतंत्र में कुछ न कुछ अपनी ओर से करने का प्रयास करती है। मैं सीधे तौर पर कभी कभी जब मैं बात करता हूँ 55 वर्ष बना 5 वर्षों बाद भी करता हूँ, तो मैं लगातार यही कहता हूँ कि 55 वर्षों में जो उपलब्धियां होनी चाहिए शायद वे उपलब्धियां नहीं हो पाई। अब मैं अभी चल रहा था कि 100 दिन की कार्य योजना हमने बनाई। ये पहली बात, अशोक गहलोत जी की कार्य योजना सामने नहीं आई। 100 दिन में ढाई दिन भी हम नहीं चल पाए, ये सामने निश्चित रूप से रहा। आपकी सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर के हम बात करें तो टोंक की घटना, चोमू की घटना, जोधपुर की घटना इस बात को इंगित करती है कि समाज एक धर्म विशेष के लोगों को आपने बढ़ावा देने का प्रयास यहाँ पर किया, और धर्म विशेष के लोगों की गुंडागर्दी जैसे हसनपुरा के क्षेत्र में हो, चाहे कोतवाली थाना क्षेत्र में हो, लगातार देखने में लगातार सामने आएगी। तो जिस प्रकार का काम और जिस प्रकार का माहौल वर्तमान में चल रहा है, मुझे लगता है कि आप एक कुछ लोगों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। आप राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को देने का काम कर रहे हैं जो लोग जिनके माध्यम से देश के वर्तमान प्रदेश के कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। जहां तक आपने आरोप लगाया कि एक पर्टिकुलर एक धर्म विशेष के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनकी गुंडागर्दी की खुली छूट दी जा रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को पर्टिकुलर किसी को कहा जा रहा है? घटना, चोमू की घटना, टोंक की घटना को देख लें, आपको लग जाएगा, महसूस होगा, इस प्रदेश की जनता को महसूस होने लगा है। और जहां तक आपने लगातार अभी हम पर कई सारे कि आपको 10 वर्षों में शासन मिला, वैसा शासन मिला। यूपीए 2 का शासन किस प्रकार शासन था, देश और प्रदेश की जनता ने देखा है। घोटालों से भरी हुई 2G 4G कॉमनवेल्थ और अनेकों ने कॉल और कॉलगेट और कई सारे घोटालों की सरकार रही, उसका संरक्षण किसे प्राप्त था, इस देश और प्रदेश ने देखा है। हमने वर्तमान में अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से चले। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद या उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं के आंख पहुंचने का काम किया हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम गांव का बिजली पहुंचाने का काम नहीं किया हो, स्टार्टअप योजना कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का हमने काम किया हो, और अनेक योजनाओं के माध्यम से इस देश के अंदर सशक्तिकरण का काम नहीं किया। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात की हो हमने, चाहे आतंकवाद के मुद्दे पर कश्मीर से बाहर हमने आतंकवाद को आने नहीं दिया, और कश्मीर में भी आतंकवाद को रोकने का थामने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। उसके बाद भी कांग्रेस के लोग जिस प्रकार आरोप लगाकर बात कर रहे हैं, या मैं कुछ बातों को इंगित आज कर देना चाहता हूं। संवैधानिक संस्थाओं की बात जब कांग्रेस के लोग करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति होती है। आपने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा किया। इलेक्शन कमीशन ने जब हम पर हमारे कुछ नेताओं प्रतिबंध लगाया तो आपको इलेक्शन कमीशन ठीक लगने लगा। आपने ईवीएम पर प्रश्न खड़ा किया, 3 राज्यों में आप जीतते हैं, आपको ईवीएम ठीक लगने लगती है। आज आपने राष्ट्रपति को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणी माननीय गहलोत जी ने की, मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा कर देना कांग्रेस के मूल में चला गया है। आज राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को भी कांग्रेस ने नहीं छोड़ा, माननीय गहलोत जी नहीं छोड़ा, तो मुझे लगता है कि वे क्या करेंगे। दलित होने के कारण उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया, वे इस पद के योग्य नहीं थे। आज यदि व्यक्तित्व मैं कांग्रेस के कई सारे प्रवक्ताओं को सुनकर के आ रहा हूँ। जी जी, अभी उन्होंने प्रदीप जी, मैं लक्ष्मीकांत जी एक सेकंड में रोकना चाह रहा हूं। मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद भी मौजूद था। मीडिया हाउस या मीडिया चैनल्स कौन किस तरह से चला रहे हैं। अशोक गहलोत ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में यह लिखा हुआ था कि आडवाणी जी वेट करते रहे राष्ट्रपति पद के लिए, और रामनाथ कोविंद जी को गुजरात इलेक्शन के दरमियान उन्होंने बना दिया। उन 3 बार ये बात कही कि आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था। कुछ आर्टिकल्स फेसबुक की कुछ आर्टिकल्स है जो राहुल गांधी के बारे में कुछ टिप्पणियां करते हैं। क्या अशोक गहलोत टिप्पणी को स्वीकार करते हैं? यदि आर्टिकल्स के आधार पर राजनीतिक वक्तव्य अपना दिया जाता है किसी मुख्यमंत्री का, तो मैं समझता हूं कि उनकी मनोदशा क्या है समझ सकते हैं। आर्टिकल्स के आधार पर, किसी पढ़े हुए आर्टिकल्स के आधार पर एक मुख्यमंत्री बैठकर प्रेस में वक्तव्य जारी करे और देश की सर्वोच्च संस्था पर वक्तव्य जारी करे, तो मुझे नहीं लगता कि उनको
मुख्यमंत्री के नाते इस प्रकार वक्तव्य जारी कर सोशल साइट्स की राजनीति, सोशल साइट्स की आऊंगा मैं, प्रदीप जाऊंगा। आप वक्तव्य की बात करते हैं, वक्तव्य पढ़कर आप वक्तव्य कर रहे हैं, किस व्यक्ति का क्या आर्टिकल था उसका आपने उल्लेख नहीं किया, किन व्यक्तियों की आप बात कर रहे हैं, किस आधार पर कौन सा आर्टिकल था उसका उल्लेख भी करते और एक अलग समय करते ज्यादा ठीक होता। किन वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया है और बाल विषय में सफाई भी दी है। वो सफाई उसके लिए प्रॉपर नहीं है, उसके लिए माफी की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने नैतिक आधार पर इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति जैसे पद पर एक उंगली उठाने का काम किया है। मैं चलो लौटूंगा आप लोगों के पास में। सुमित्रा जी हमारे साथ में। सुमित्रा जी, मैं दो बातें आपसे करना चाहूंगा। एक तो मुआवजे को लेकर के काफी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ये बेशक बारिश के कारण गर्मी थोड़ी कम हुई है, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गुजरात के किसानों के लिए, वहां के मृतकों के लिए प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, तो उसके तुरंत बाद ही अपोजिशन की जहां सरकारें हैं सबने कहा कि पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री, अकेले गुजरात के नहीं। अशोक गहलोत ने भी इस बात को लेकर के आरोप लगाया है कि जब पिछली बार फ्लड आया था तो गुजरात के जो राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं उनमें भी बाढ़ थी और जालोर में भी बाढ़ थी, कुछ पार्ट सिरोही के में भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां से आकर के नहीं गए और केवल ऐलान किया गुजरात के लिए 500 करोड़, जबकि हालात यहां भी खराब थे। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं और वो बार बार वापस सीएम के रूप में आ जाते हैं और वो अपने आप को ज्यादा गुजरात का महसूस करते हैं। आज जब इस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, तूफान आया है, जब राजस्थान के अंदर भी इतने लोग मारे गए हैं, इतना पशुधन नष्ट हुआ है, गुजरात में हुआ है, तो ऐसे मौके पर उनको, और जब चुनाव सिर पे है, उनको बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गुजरात के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको देश का प्रधानमंत्री होने के नाते कहां कहां क्या क्या नुकसान हुआ है वो पूरा जायजा लेकर के, लेकिन पीएमओ का एक बयान ये भी है कि गुजरात से पहले अवगत करा दिया गया नुकसान और खराबी का, और तो पीएमओ को दूसरे राज्यों से पूछना चाहिए था भी आपके राज्यों में क्या स्थिति है। ये तो और भी शर्मनाक बात है। गुजरात ने बता दिया, राजस्थान ने नहीं बताया। पीएमओ को देखना चाहिए कहां कहां ओलावृष्टि, कहां किसान बर्बाद हुआ है, कहां लोग मरे हैं, कहां पशुधन बर्बाद हुआ है। लेकिन अभी जो चुनाव के टाइम जो हो रहा है, ये इतनी चिंताजनक स्थिति है। हमारे देश के जो लोकतंत्र है, हिंदुस्तान का जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आज क्या मुद्दे हो रहे हैं, जो असली मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दोनों जो सत्ताधारी दल हैं और विशेष करके जो सत्ता में बैठे हुए हैं इस समय, वो इस तरह की वाणी बोलते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आप देखिए, अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं वो नागरिकता के सवाल के ऊपर? वो कह रहे हैं कि बौद्ध और हिंदू अगर होंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। क्या मतलब है इस बात का? ये देश का बौद्ध और हिंदुओं का सिर्फ है। देश के अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, फारसी भी है, ये गुलदस्ता है, सब इसके अंदर। वापस लौट रहा हूं आपके पास में। श्याम जी हमारे साथ में जुड़े हैं। श्याम जी, दो बातें मैं आपसे यहां करना चाहूंगा। एक तो यह है कि फसल खराबा, लोगों की मौत पर मुआवजा, प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के लिए ऐलान किया, उसके बाद में चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कमलनाथ हो, दूसरे जो नेता हैं, उनका इस मामले को लेकर के ट्वीट आया कि केवल गुजरात के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं है। यह पीएमओ का एक बयान और आया कि गुजरात ने पहले खराबे का आकलन करके भिजवा दिया। रात को तूफान आया, गुजरात, कोई राज्य इतना फास्ट इसका आकलन कर सकता है कि फटाफट कि हमारे यहाँ इतना नुकसान हुआ है? देखिए योगेंद्र जी, तो राजनीति क्योंकि भी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसी स्थिति में आज मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल घोषणा 4 लाख की की है, जबकि केंद्र का ही पैसा होता है, वो राज्य सरकार नहीं देती है। केंद्र क्लेमेटरी रिलीफ फंड का, सीआरएफ का, उसमें प्रावधान कर दिया गया। जब देखिए, जब सीएस अपने राजस्थान के सीएस वो थे अपने, उस वक्त निर्णय हुआ था कि 10% इसके अंदर रखा जाएगा और 4 लाख कर दिया गया। तो वो 4 लाख घोषणा की। और ये बात सही कि आपने तत्काल कलेक्टर्स को कहा है कि आप दीजिएगा सबको जाकर के, तो है तो ठीक, क्योंकि अब यहाँ पर जब 4 लाख की घोषणा जब हो जाती है तो उसकी स्थिति में पीएम को भी कहा जाता है, तो पीएम भी 2 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं। वो केवल गुजरात के लिए नहीं, हो सबके लिए। लेकिन स्थिति ये नहीं, पहले सुबह ट्वीट किया बाकायदा पीएमओ से, क्योंकि अब आप देखिएगा कि जब करते हैं ट्वीट तो निश्चित रूप से, क्योंकि उनका पुराना गुजरात से नाता है और सीएम रहे हैं, और ऐसी स्थिति में पहले भी आपने देखा कि 500 करोड़ का जब पैकेज देते हैं तो राजस्थान को भूल जाते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे बातचीत नहीं हो पाती है, उनके मुख्यमंत्री को लेके घूमने जाते हैं साथ, वो आकलन करने जाते हैं कल रात, वो
जब वहाँ पर फ्लड आता है, फ्लड आती है, तो हम राजस्थान के भी बीजेपी का प्रदेश होने के बावजूद उनको नहीं ले जाते, वो ले आते हैं। लेकिन है ये राजनीतिक में जिस प्रकार का द्वेषता की भावना और आपस में ये दिखाने का कि मैं किस तरफ ज्यादा हूँ किस तरफ नहीं हूँ, ये पीएम के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज फिर उन्होंने सुधार कर लिया कि 2-2 लाख रुपए सबको दिए जाते हैं। स्थिति बिगड़ी है, स्थिति किसानों के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि कलेक्टर्स को कहा है कि आप आकलन करके बताइएगा वो किस दिन अपनी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि पहले की रिपोर्ट्स अभी तक पूरी तरह से नहीं आ पाई हैं। क्योंकि ये बात सही है कि केंद्र में तरजीह किसको दी जाती है, प्रधानमंत्री जिस तरफ, क्योंकि आप वहां पर आज मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, उनको तत्काल मदद दे दी क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा चुनाव में उसका फायदा हो सकता है। क्योंकि आपको बराबर रखना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि राजस्थान भी तत्काल रिपोर्ट भेजे, हम उसको मदद करेंगे। और तत्काल का मतलब है नहीं गुजरात को आप दे दो और बाकी को दो नहीं। ये जो जिस प्रकार का राजनीतिक, तो मुआवजे में भी आपको लग रहा है कि सियासी बू आ रही है। ये तो चुनावी बू साफ दिख रहा है कि चुनाव में आपको जहाँ ज्यादा फायदा होता दिख रहा है वहां आप हितैषी ज्यादा बनते हैं, जबकि प्रधानमंत्री का सब जगह का होना चाहिए कि आपको एक स्पेशल राज्य नहीं दिखना चाहिए कि गुजरात ही है बाकी नहीं है। क्योंकि आज जिस प्रकार की स्थिति बनी है, राजस्थान भी पीड़ित हुआ है, मध्य प्रदेश भी पीड़ित हुआ है, बाकी भी पीड़ित हुए हैं, तो आपको कहना चाहिए कि पूरे देश में तत्काल आप रिपोर्ट करके भेजिएगा, हम केंद्रीय दल भेज रहे हैं, तत्काल केंद्रीय दल भेजने की घोषणा करनी चाहिए थी, वो आज नहीं हुई। अब राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है, अब मुख्यमंत्री क्योंकि आज चुनाव चल रहा है पूरे अपने राज्य में, 4था और 5वां चरण में चुनाव होगा, कलेक्टर्स बिजी हैं, किस प्रकार से गिरदावरी कराएंगे, क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती है सामने आ गई है। लेकिन आज किसान सबसे बड़ा पीड़ित है। किसान को, जो कि दोनों ही कह रहे थे कि हम किसान को सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान आज जो पीड़ित है उसको कौन देगा, सरकार गले कौन लगाएगी, केंद्र लगाएगी, राज्य लगाएगी। एक बहुत बड़ा संकट जो आया है, उस वक्त दोनों ही सरकारों को खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। ये राजनीतिकरण से के कारण एक जो गरीब और दुखी है आज, जो कि आप कह रहे थे कि किसान के प्रति हम सब कुछ है, हम उसको सब कुछ देना चाहते हैं। कोई कहता है कि हम उसको पेंशन देना चाहते हैं, कोई 2000 रुपए की सहायता, 6000 की सहायता देना चाहता है। तो एक किसान आज जो संकट में है, अगर उसको नहीं किया, आप देखिएगा कि उसकी फसल मंडी में पड़ी है तो आप देखिएगा वो बचा नहीं पाया, क्योंकि उसके पास शेड नहीं है। अब चूंकि कि मूल रूप से किसान पूरी 6 महीने की मेहनत जाकर के वहां खड़ा होता है और आपके पास वहां मंडी में पहुंचने के बाद उसको सुरक्षा नहीं मिल पाती, जिम्मेदारी किसकी बनती, केंद्र और राज्य सरकारों की, क्योंकि आप वहां मंडी में पहुंचने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं रख पाया अपने आप को। और कई जगह खेतों में, खलिहानों में जो कुछ स्थिति बनी है, निश्चित रूप से सरकार ने, केंद्र की बजाय राज्य सरकार ने, आज मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है और कहा है, वो तो बात ठीक है। वैसे श्याम जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये कोई खारिज भी नहीं कर सकता कि आखिरी बार है, इसके बाद में कभी नहीं आएगी, तो ये दावा कोई नहीं कर सकता। आज दिन का और शाम का पता नहीं है। देखिए, प्रकृति को रोक नहीं सकता। क्या वास्तव में एक बड़ी गंभीर बात है कि हम आजादी के इतने साल बाद, आजादी के इतने साल बाद हम विकास के ढिंडोरे खूब पीटते हैं, बात सही है, किसानों के प्रति हमदर्दी भी हमेशा दिखाई जाती है, किसी भी राजनीतिक दल की, किसी भी सरकार की। ये बड़ा गंभीर विषय है कि आज किसानों की फसल को ढकने के लिए वहां डोम नहीं बनाए हुए हैं। अगर कोई वीआईपी आता, उसके लिए इतने शानदार डोम बन जाते हैं कि मजाल आपकी प्राकृतिक आपदा भी उसके अंदर कुछ कर दे। लेकिन हालात ये देखिए कि उनके लिए आज डोम नहीं बने हुए हैं कि वो अपनी फसल को बचा सके। देखिएगा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि विडंबना ये है कि जब प्रधानमंत्री या कोई बड़ा नेता आता है तो इतने बड़े डोम बनाए जाते हैं। अब क्योंकि मालूम है कि स्थिति अब की हुई आपदा तो अचानक हुई है, लेकिन आप किसान अगर मंडी में पहुंच जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की बननी चाहिए कि उसकी फसल की सुरक्षा का दे। सरकार नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो केंद्र को भरोसा कहते हैं और राज्य को। जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, वो निश्चित रूप से किसान के लिए तो बहुत पीड़ा का विषय थी। आज देखिएगा, आपने देखा होगा पूरे राज्य में, देखिएगा कि हर जगह पर किसान पीड़ित है। उसको अब कुछ नहीं कर सकता, वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। चने का, जीरे का, गेहूं की फसल जो बर्बाद हुई है, करोड़ों। लौटूंगा आपके पास में प्रदीप जी, आपके जहन में कोई सवाल होगा, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। ये राजनीतिक स्तर से ऊपर की बात है। आज हम इतने सालों बाद में वास्तव में किसान को अन्नदाता, उसके लिए संघर्ष की बातें की जाती हैं कि अगर बिजली के दाम बढ़ गए तो सड़कों पर राजनीतिक दल उतर जाते हैं कि उसके परिवार की परवाह नहीं है। हर मैनिफेस्टो में किसानी को उसको पहले लेकर के चलते हैं। लेकिन वास्तव में बड़ा गंभीर विषय है कि आज किसान की फसल आ जाती है,
कटने के बाद में उसके खिलते हुए चेहरे पर प्राकृतिक आपदा कब कालिक पौध के चली जाए किसी को पता नहीं है। लेकिन क्या हम इस बात के लिए आज तक ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि यहाँ एक ढंग की ऐसी मंडियां तो कम से कम वो अपनी फसल को लेकर के उसके नीचे बैठ सके। केवल आड़तियों के लिए दुकान बना करके दे दी, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी मंडी में प्रदेश की में जो अगर फसल आ जाए तो कम से कम बरसात अगर 3 दिन भी आए तो उसको कोई चिंता नहीं है कि हाँ ठीक है इसके नीचे मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, मेरी फसल खड़ी हुई है। योगेंद्र जी, आपने जो प्रश्न उठाया है उसका मूल प्रश्न से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक प्रक्रिया का सवाल है। यूपीए सरकार में जो हमारी सरकार थी, मैं थोड़ा समय दीजिएगा, प्रक्रिया एक ये थी कि ये योजना आयोग था, तो योजना आयोग में जब भी प्राकृतिक आपदाएं होती थी तो उस समय सब केंद्र हमारे प्रधानमंत्री एक विशेष दल वहां भेजते थे और जिस तरह की आपदा होती थी उसमें विशेषज्ञ प्रदीप जी, मैं आपका जवाब लूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम, यहाँ ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम खास मुद्दों की। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही बयानी वीरों के बयान भी सामने आ रहे हैं। बात चाहे प्राकृतिक आपदाओं की हो या फिर राजस्थान के ओर से भाजपा के लगाए गए आरोपों की हो कि राजस्थान की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, तमाम पहलू हैं, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ ब्रेक से पहले थे। हाँ प्रदीप जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल जो उसका आप जवाब जरूर दीजिएगा कि आजादी के इतने साल बाद भी हम 21वीं सदी विकसित राज्यों में शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज किसान के पास में ये कहें कि ऊपर छप्पर ऐसा नहीं है कि वो मंडी में अगर अपनी क्रॉप को लेकर के जाए तो उसे बचा सके, वो कहीं तो सुरक्षित महसूस करे कि हाँ चलिए गवर्नमेंट ने इतने हमारे लिए व्यवस्था की हुई है। बजट, हर बजट में कहा जाता है हमने किसान के लिए ये किया, किसान के लिए वो किया। आज अगर मंडियां बना भी दी जाती हैं तो मंडियों के अंदर आसियाना केवल उन आड़तियों का है। किसान केवल अपनी क्रॉप को लेकर ट्रैक्टर खड़ा कर सकता है, उन बोरियों को बाहर डाल सकता है, अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों ने चाहे सरकार किसी की भी हो, कलेवा योजना शुरू कर दी हो, वहां खाने के ढाबे खोल दिए हो, उससे भी उसको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। या फायदा तो यह है कि कम से कम वो सुकून के साथ बैठ सके कि कोई बात नहीं, इंद्रदेव की मेहरबानी हुई है या बरसात आ रही है तो कम से कम मैं सुरक्षित हूं, धन्य हूं उस गवर्नमेंट का जिसने मेरे लिए आसियाना तैयार किया। आपका कहना वाजिब है, लेकिन मेरा ये कहना है इस बारे में कि जहां तक नेचुरल कैलेमिटीज की बात है, जो आपदाएं होती हैं वो दुनिया में होती हैं, इसलिए इनकी पहले से कोई तैयारी हो सकती हो ऐसा तो संभव नहीं होता। पर हाँ, मेरा मानना जरूर है कि कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देश का जो किसान है उसकी जो उपज का जो सिस्टम है उसमें उसकी अनसर्टिनिटी है, कभी बरसात होती है, कभी सूखा पड़ता है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारा कृषक वर्ग जो आज भी है वो पिछड़ा हुआ है, उसको जो समय पर सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो समय पर संसाधन मिलने चाहिए वो समय पर नहीं मिल पा रहे। ये हमारी प्रक्रिया में खामी है। ये प्रादेशिक स्तर पर नहीं, ये पूरी दुनिया में हमारे देश की हर जगह स्थिति है। सवाल यह है कि किसान आज भी उसी स्थिति में जो आज 50 साल पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जैसे बात की कि केंद्र सरकार ने मुआवजा भी दिया, मुआवजा दिया तो उसको 3,000 रुपए 2,000 रुपए 3 महीने में देने की बात हो रही है। 500 रुपए महीना उसको मिलता है। 500 महीने में अगर हिसाब लगाएं, जिसको आप 500 महीना का आप उसको सहायता दे रहे हैं, आज 600 रुपए का तो पेट्रोल उसके पास होता है। तो ये बहुत छोटी सुविधाएं हैं। मेरा मानना है कि हमारी सरकार ने 72,000 रुपए का जो एक कंपनसेशन जो उनको अनाउंस किया है, ये बहुत बड़ी ये तो किसान के लिए नहीं है, ये तो सभी के लिए। लेकिन मैं एक बात जो मैं जानना चाह रहा था, आपने कहा कि प्राकृतिक आपदा किसी को कह के नहीं आती, मैं आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा से जुड़ा सवाल नहीं है कि आप उसको शेड बना करके नहीं दे सकते हैं कि हाँ कभी भी ऐसे हो फसल अपनी इसके नीचे लेकर के आ सकता है कोई किसान। ये व्यवस्था तो की जा सकती है, ये उसी लिए व्यवस्था कराने की आवश्यकता होती है। आज नेताओं की सभा होती है, क्यों अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े डोम कवर कर दिए जाते हैं, वो किसान के लिए क्यों नहीं बनाए जाते हैं कि पैसा गवर्नमेंट का लगता है। हो सकता है पार्टी फंड के जरिए आप लोग करते हो तैयारी, लेकिन वहां तो सरकार का पैसा है जिसे यूटिलाइज करना है। और इस दिशा में अगर प्रदेश की 20 मंडी है, 50 मंडी है, जिनके अंदर कम से कम 100 ट्रैक्टर खड़े होने की व्यवस्था हो, हजारों क्विंटल जो क्रॉप आती है उसको लगाने की व्यवस्था हो। सर, ये पीड़ा इस वजह से है कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, और जब फसल भीगती है उस वक्त क्या पोजीशन होती है, पूरे परिवार खाना नहीं बना पाता है। कोशिश की जाती है कि खुद का तन भीगता रहे लेकिन अपने कपड़े, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता उस बारिश के अंदर,
वो अपना कुर्ता उतार करके भी उस फसल पे डालने की कोशिश करता है कि खास से दाने किस तरह से बच सके। उस पीड़ा को समझने की कोशिश करिए। आज हम कितनी भी चाहे बातें करें, उस किसान की इस पीड़ा, ये आंसू पहुंचने के लिए हम वो प्लेटफॉर्म आज भी तैयार नहीं कर पाए जिसकी उसको आवश्यकता है। चतुर्वेदी साहब, मैं मानता हूं जो किसान की बात आप जो कर रहे हैं, वो ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्याएं हैं और हमने इनके लिए जो हमारा घोषणा पत्र आया है, हमने बनाया है, उसमें इसमें विभिन्न योजनाओं में हमने इसको सहायता देने की बात भी की है, सब्सिडी देने की बात भी की है और हम कोशिश कर और हमने करनी है। लेकिन संसाधनों की बात है, संसाधनों को स्थापित करने में समय लगता है। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसान वर्ग आज उपेक्षित वर्ग है और उसके लिए मैं मानता हूं कि जो फोकस उसको होना चाहिए था उसमें कोई कमी रही है पहले भी सरकारों में। लेकिन मैं समझता हूं स्वतंत्रता के बाद 70 साल के इस पूरे देश के सतत जो कार्यक्रम चले हैं उसमें कांग्रेस ने 25 साल किया है, उसको शनि हमने उसको एक स्तर पर लाने की बात की है। आज भी हम किसान के लिए हमारी प्राथमिकता है, किसान के हम हर क्षेत्र में, चाहे उसकी फसल का हो, चाहे उस उत्पादन मामला हो, चाहे खेती का हो, चाहे सिंचाई को, उसमें सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार ने बनाई हैं और इस नए धरातल पे नहीं आ पाई है। सर, मैं आपकी नियत पे शक नहीं कर रहा हूं। योजनाओं में समय लगता है, उसमें पैसा लगता है। लेकिन सर, इतने साल बाद भी अगर उसके फसल को ढकने के लिए अगर व्यवस्था नहीं हो सके तो कितना समय और चाहिए? चले, मैं आऊंगा आपके पास में, मैं लक्ष्मीकांत पारिक साहब के पास जाऊंगा। लक्ष्मीकांत जी, देश की राजनीति को आप 5 साल बनाम 55 साल तोल सकते हैं, लेकिन राजस्थान में लगभग बराबर का वक्त आप लोगों को मिला है और ये आज भी मंडियों के अंदर अगर उसकी फसल भीगने से बचाया जा सकता है, मुझे लगता है कि तो बड़ा दुर्भाग्य उस किसान का है कि केवल वोट पटोरने के लिए राजनीतिक दल उसे सस्ता लालच देते हैं, लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। कही जाएगी कि मंडी हमने ई कॉमर्स के जरिए जोड़ दिए, लेकिन सर आज मंडी से उसको सिर्फ बेनिफिट ये हो सकता है कि चलिए उसकी फसल आनन फानन में तुरंत तोलने के साथ में खत्म हो सके, लेकिन वो भी सुविधा उसको नहीं है। वहां अगर आपने दुकानें बना दी हैं या अगर मार्केट बना दिया है तो वो एजेंट्स के काम आ रहा है, उस किसान के काम नहीं आ रहा है। उसकी फसल के लिए क्या किया जा रहा है ताकि वो बचा सके? हर बरसात में यही पोजीशन आती है कि आज किसान की इतनी बोरियां भीगी हुई हैं, लेकिन बचाएगा कौन इसे? निश्चित रूप से आपने गंभीर समस्या पर ध्यान केंद्रित किया है। मेरा मानना है कि राजस्थान के अंदर आपने कहा बराबरी का मामला, मैं इसको राजनीतिक परिदृश्य में नहीं ले जाना चाह रहा कि किसान की समस्या मोटे तौर पर, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि वेयर हाउसेज को सुधारने का काम किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, उससे पूर्व वेयर सरकार ने किया। यदि समस्याओं को ध्यान केंद्रित करने का काम किसानों के माध्यम से की सरकारों ने किया तो मैं सबसे पहला श्रेय तो शायद भैरव सिंह जी को देना चाहूंगा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो निवर्तमान सरकार थी माननीय वसुंधरा जी की, उस सरकार ने किसानों की दिशा में अच्छा कदम उठाने का प्रयास किया, चाहे मंडी के माध्यम से हो, मंडी की दशा सुधारने का काम किया हो या अन्य योजना। लेकिन आपकी बड़ी समस्या आपने कही कि निश्चित रूप से किसान की जो फसल आती है वो फसल भीगती है, उसका पर सरकारों का ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सरकार ने वेयर हाउसिंग बनाने का काम वहां पर शुरू किया और देश में आजादी की बात से चाहे हरित क्रांति हो, दूध क्रांति हो, अन्य क्रांतियां रही हो, उसके बाद में मैं आज जो अभी सुन रहा था, मेरे कांग्रेस मित्र को सुन रहा था कि 50 सालों में की वही स्थिति जो आज तक थी, तो निश्चित रूप देश के किसान की 50 साल पहले वह स्थिति थी वह आज भी है। तो इसके लिए दोषी कौन है, आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा किसान आज भी बेचारा है, तो किसान बेचारा क्यों है, यह भी निश्चित रूप से जिस दल ने सबसे लंबे समय देश में शासन किया उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। आज आपने किसानों का ऋण, संपूर्ण ऋण माफ करने की बात कांग्रेस ने कही, आज अपने घोषणा में बेहतर जरूर बात कर रहे हैं। आपने संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी बात की थी, मुझे लगता किसी भी राज्य में, किसी प्रदेश में आज तक कांग्रेस सरकार ने संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया। किसान के संपूर्ण कर्ज माफी की बात उनके साथ धोखा है, उनके साथ धकोसला है जो कांग्रेस ने किया। ये 72,000 रुपए का जो बात कांग्रेस ने कही है, न तो इसके बारे में कहां से आने वाली स्थिति, कहां से जाने वाली स्थिति बताया, लेकिन ये भी धकोसला साबित होगा कांग्रेस का। उन्होंने कहा हमारी उपलब्धि है, उपलब्धि मान्यवर तब होती है जब आपने कुछ कर दिया हो। उपलब्धि घोषणा पत्र में घोषणा कर दे उपलब्धि नहीं होती, उपलब्धि उसको क्रियान्वित करने के बाद उसकी उपलब्धि दाखिल कराने के बाद होती है। तो ऐसी तौर पर मानना है कि कांग्रेस ने मात्र 5 वर्षों में किसान के साथ छल किया, कपट किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। निश्चित रूप से वेयर हाउसिंग की बहुत बड़ी समस्या राजस्थान में है, राजस्थान में पूरे प्रदेश भर में, लेकिन आप पिछले रिकॉर्ड उठाकर देखें तो वेयर हाउस को सुधारने का काम किस सरकार ने किया, पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। सर ये तो सेट्स बनानी है, इसमें कोई बहुत भारी भरकम खर्चा भी नहीं है। ये मेरे समझ में नहीं बैठती है कि एक दूसरे पे आप लोग क्यों डाल रहे हो, ये अपनी कमी को क्यों महसूस नहीं कर रहे हो। वेयर हाउस अगर आप लोग बनाते भी हैं, कितनी लंबी, पिछले गवर्नमेंट जब वसुंधरा जी की थी, प्राइवेट सेक्टर पे इसको ले जाने की पहल की थी, कोशिश की थी, लेकिन किसी ने संभाला भी नहीं कि उसमें हुआ क्या। टेंडर में डाल करके छोड़ दिया, उसके बाद ना तो टेंडर हुए। ये केवल करने से दिखावा महसूस होता है। सेट्स नहीं बनाई जा सकती, 5 साल में सेट्स नहीं बन सकती। सरकारें बदलने के बाद यदि लोक कल्याणकारी काम बंद कर दिया जाए तो मैं समझता कि अच्छी सरकार का कोई अच्छा गुण हो सकता है। शेड्स बनाना मैं समझता हूँ कि अपर्याप्त शेड है निश्चित रूप से, लेकिन अपर्याप्त शेड ये बात से
बिल्कुल ठीक है। आप चलिए सुमित्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। मुद्दे हैं जिन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फसल खराब होने के सीन जब हमारे कैमरामैन वहां जाकर के उन पीड़ितों की बाइट करते हैं और देखते हैं, तो हमें लगता है कि किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, क्या हमारी सोच हो सकती है। हमें फुर्सत नहीं मिल रही है कि फला चीज में ये हुआ, उसमें ये हुआ। ये बेसिक एक नीड है हमारे मंडियों की। और मैं ये नहीं कहता कि सरकारें ने सड़कें बनाई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, व्यवस्था की है, लेकिन वहां कोई मॉनिटरिंग नहीं करता, कोई जाकर के ही नहीं देखता। ये तैयारी के साथ में वहां त्रिपाल हो सकते हैं, मंडी सचिव की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती? एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना करके हम लोग बैठा देते हैं, उसकी ड्यूटी क्या है? सिर्फ महज है कि बढ़िया चमचमाती गाड़ी एसी रूम में बैठ करके और वहीं से फोन खड़काना। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर किसी किसान की फसल डूबती है और किसी ने, भगवान ना करे, अगर कोई अनहोनी उसके साथ हो, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कभी सुना है किसी ने लाल बहादुर शास्त्री के बाद कि रिजाइन किया किसी मंत्री ने कि हाँ उसकी फसल की पीड़ा मुझसे नहीं देखी जा रही? बात यही है, कोई भी जिम्मेदारी अपनी समझता ही नहीं है। दरअसल में किसान कभी भी केंद्र बिंदु में रहा ही नहीं। मुख्य एजेंडा किसान इन सरकारों का रहा ही नहीं, दोनों राजनीतिक दलों का। और मैं तो ये कहते हुए बिल्कुल मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ और फख्र भी इस बात पर मैं कर रही हूं कि सीपीआईएम और अखिल भारतीय किसान सभा है जो किसानों के मुद्दों को केंद्र में लेकर के आए हैं। किसानों को अपने मुद्दों के लिए संघर्ष करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। क्या हुआ? उसकी लागत का 1.5 गुना उसको देंगे। क्या हुआ उसका? इतने जुमलेबाजी की है किसान के साथ में। और जहां तक सवाल है फसल का, उसकी फसल मंडी में आने के बाद सही कहा अभी आप सब साथियों ने कि उसकी वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। क्यों नहीं वेयर हाउस बनेंगे? चाहे एक दूसरे को दोषारोपण करो, लेकिन बर्बाद तो किसान हो रहा है ना, तभी तो किसान की आत्महत्या रुक नहीं रही है। राजस्थान के अंदर भी कितने किसानों ने आत्महत्या की और हर बार संघर्ष करना पड़ा है किसानों को, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो गरसाना रावला के अंदर, या कर्ज माफी का मुद्दा हो। ध्यान संघर्ष करके किसान सरकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, तब जाकर के ये घोषणाएं होती हैं। और वो घोषणाएं भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं होती। और ये तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगी, करती आ रही हैं, लेकिन मर कौन रहा है? बर्बाद कौन हो रहा है? बर्बाद हो रहा है किसान। वेयर हाउस तक बने नहीं है। ऐसी कौन सी लोक कल्याणकारी योजनाएं जो भाजपा चालू करती है और उसको आके कांग्रेस बंद कर देती है? ये तो चीज उसको होना ही चाहिए था कि मंडी में जब वो आ गया, आज हम देख रहे हैं फसल उसकी बर्बाद हो गई, किसान के तो आंसू नहीं रुक रहे हैं, मंडी में उसका अनाज पड़ा है वो बिक नहीं रहा। ये आज तक यही जब नहीं हो पाया, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी उतनी दोषी है और उसमें कांग्रेस भी उतनी दोषी है। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से किसान की हालत में कोई सुधार आएगा नहीं। चले सुमित्रा जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। प्रदीप जी, एक मेरा सवाल होगा आपके सामने। लक्ष्मीकांत जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि कांग्रेस पर्टिकुलर एक कौम को, उनकी गुंडागर्दी को पनपाने के लिए मौन धारण करके बैठे। 3 घटनाओं का इन्होंने जिक्र भी किया कि खुली छूट दी जा रही है। ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये प्रदेश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। मैं ऐसा नहीं मानता। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, देश में जो लोग रहते हैं, वो सभी जाति धर्म के लोग हैं। उनको सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने मूल अधिकार लेने का उनका सबका अधिकार है। सवाल यह है कि किसी को लेने और करने और किसी को छूट देने का कोई प्रावधान नहीं। संविधान में जो प्रदत्त और मूल अधिकार सभी को दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। ऐसी हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है और कोई इस तरह का भेदभाव हम नहीं करते। देश, जहां तक बात है, देश में माहौल अराजकता का तो अब पिछले 5 साल में फैला है। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें करे, एक हिंदुत्व की बात करे, सारी बात करे और उसमें ये बात तय करे कि दूसरे लोगों को तिरस्कार वो कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ये ऐसा माहौल बना दिया कि मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो देश में इस वर्गीकरण को तो उन्होंने एनडीए के प्रधानमंत्री ने किया है, कांग्रेस तो सर्वभौम पार्टी है, सभी जातियों को साथ लेके चलती है। और आज मुद्दा भी इसी बात का है। जब ये बात आती है, मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, तो ये धर्म की बात करते हैं और चुनाव के समय सारी बात करते हैं। 5 साल में इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने सांप्रदायिक बातें करना शुरू कर दिया, समाज को बांटना शुरू कर दिया। और दुखद ये है कि देश में एनडीए सरकार का प्रधानमंत्री, जो देश का एक व्यक्तित्व होता है, जो देश को लीड करता है, जिसमें लोगों की आस्था होती है, वो खुद ऐसी बातें करे, उनकी बातों में जुमलेबाजी शुरू हो जाए, वो सांप्रदायिक बातों को बढ़ावा देने लगे, वो समाज को बांटने का काम करें, तो मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में देश के लोग बहुत दुखी हैं। और मुझे लगता है कि ये देश को बांटने का एक प्रयास जो किया जा रहा है वो किसी हालत में उसे उचित नहीं कहा जा सकता। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा एक बार में। आरोप प्रत्यारोप एक मुझे बड़ा
एक अजीब सी स्थिति महसूस हो रही है इन दिनों में कि हमने क्या किया उसका जिक्र तो होता है जब बार बार पूछा जाता है तो, लेकिन उन शब्दों में यह तलाशा जाता है कि उनके वक्त ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो अभी मैं किसानों की बात कर रहा हूं या कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं, कोई भी आप बात करके देख लीजिए, अपनी उपलब्धि से ज्यादा सामने वाले की कमी गिना करके अपने उत्तर की इतिश्री करते हैं। यह हमारे एक पॉलिटिकल ट्रेंड हो गया। केवल बात जयपुर की नहीं करूंगा मैं, सभी जगह हालात ऐसे ही दिख रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, मैं तो कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारी जिसकी है वो समय पर नहीं निभा पाते हैं, उसका कारण किसान को भुगतना होता है। अब देखिएगा, जब ये पता था कि फसल पक चुकी है, ये फसलें मंडी में आएंगी, चाहे जीरे की फसल हो, चाहे आपके चने की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, सबको पता है कि अब ये किसान या तो अब खेतों में काट रहा है या काटी हुई पड़ी हो तो वो ले आया है। अब ऐसी जिम्मेदारी तो बनती है जब सरकार की कि आप ऐसा ही शेड बना दो। उसको पता है कि किसान आएगा, आपको वहां पर आप देखिएगा शेड है ही नहीं, वहां पड़ा है सामने, और किसान बड़ा दुखी है। अब उसको भीग गया है, वो क्या करेगा, वो तो पीड़ित हो गया है बहुत। ये राष्ट्रीय संपदा हो गई आपकी, जब आपके मंडी में आ गई, उसका नुकसान किसका होगा? किसान के साथ साथ इस देश का भी नुकसान हो रहा है। अगर करोड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद हो जाता है किसी भी कमी के कारण हो, चाहे सरकार की कमी हो या फिर किसान की वो सही तरीके से उसको बेच नहीं पाता, तो इसका मतलब है कि सरकार बार बार कहती है कि अब समर्थन मूल्य का दुगनी आय करेंगे। अभी 2022 की बात करते थे कि 2022 तक इसको कर पाएंगे, लेकिन आपने समर्थन मूल्य घोषित तो कर दिया, ये उसको खरीदते नहीं हो। आप केवल समर्थन मूल्य घोषित कर देने से ही मात्र से किसान का भला होने वाला नहीं है। आप किसान को समर्थन मूल्य पर उसका जब आ जाए किसान की फसल तो उसको मिल जाए और उसको तरीके से मिल जाए, तो फिर वो अब उसको मूल्य नहीं मिल पाता। उसी के कारण है कि किसान बेचारा पीड़ित रहता है, वो अपनी फसल को बेच नहीं पाता और वो आपदा आ जाती है तो वो बर्बाद हो जाता है। इस आपदा को रोकने के लिए किसी के पास काम तो नहीं है, लेकिन आपदा में उसकी फसल बर्बाद ना हो, उसके नुकसान को कम तो किया जा सकता है। तो उसको शेड दे करके ऐसा ही शेड दे दीजिए, कोई जरूरी थोड़ी ना कि आप शेड स्थायी रूप से बनाओ और बड़े बड़े करो। आप अस्थायी रूप से तिरपाल लगा के, वहाँ तिरपाल की व्यवस्था होनी चाहिए, किराए पे तिरपाल मिले, भले कुछ भी हो, तो तत्काल उसको अगर ये सारी चीजें मिल जाएगी तो उसकी फसल को बचाया जा सकता है। उसकी फसल सर बारिश आती है कहीं पे भी, हमारे यहाँ पे आपदा राहत विभाग जो बना हुआ है उससे पहले कट्टे जिला कलेक्टर से सब व्यवस्था करके रखते हैं कि ट्रैक्टर बोट चाहे आए चाहे नहीं आए, लेकिन तैयारी तो होती है। क्या मंडियों में तैयारी नहीं हो सकती? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में किसानों के प्रति राजनीतिक दल बेशक एक दूसरे, बड़ी रोचक बात है ये, किसान को मुद्दा तो सहजता के साथ बनाया जाता है लेकिन उसके मुद्दों का सोल्यूशन नहीं हो पाता है। आज मुद्दे तो बन सकते हैं कि किसान उसके समय ये परेशान हुआ, उसने सुसाइड किया, उसने ये कर लिया, लेकिन साहब उसने सुसाइड क्यों किया, उसके बच्चों के कितनी बार जाकर के आंसू पहुंचते हैं। मीडिया में अगर आज खबर आ रही है कि फलाना झूठाराम उसने किया सुसाइड लहसुन नहीं बिकने की वजह से, सारे नेता पहुंचेंगे, उसके बाद में कोई जाके पूछता है कि जब हम गए थे सुसाइड करने वक्त 3 साल की उसकी गुड़िया थी, 5 साल की हो गई होगी, उसकी पोजीशन क्या है, स्कूल में जाना शुरू किया कि नहीं किया, किताबें हैं कि नहीं उसके पास में, कोई वॉलंटियर ऐसा जाके वर्कर देखता है उसको एक बार जाकर के? देखिए योगेंद्र जी, मैं बार यही तो कह रहा हूँ, किसान का वोट सबको चाहिए, लेकिन किसान को समय रहते हुए किस तरह, उसको ये नहीं चाहिए कि उसको भीख नहीं चाहिए, उसको आप 5-6 हजार रुपए देंगे या पेंशन देंगे, उसको ये नहीं चाहिए। उसका उत्पादित जो भी फसल हो रही है उसको सही समर्थन मूल्य पर बिक जाए, उसका समय पर उसको मिल जाए, वो ये चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मुझे कोई बिजली का बिल माफ कर दे या कुछ करे। लेकिन आज स्थिति में राजनीतिकरण जिस प्रकार से किसान का हो रहा है, उसका पीड़ा तो किसान खुद ही भोग रहा है, इसलिए उसको रोके जाने के लिए व्यवस्था किए जाने की जरूरत है। लक्ष्मीकांत जी, हालांकि मुद्दे हमारे 2-3 थे, लेकिन लगता है कि बड़ी अहमियत इस मुद्दे की है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्षों बाद में आप लोगों ने समर्थन मूल्य बढ़ाया, आपकी गवर्नमेंट केंद्र सरकार में, बिल्कुल ठीक किया ये बात, लेकिन उसकी खरीदने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, अगर आप उसका परसेंटेज देखेंगे भी तो खुद चौंक जाएंगे। आपके पास में हो सकता आंकड़े होंगे भी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं एमएसपी पहली बार वास्तव में बाजरे के लिए बहुत बार आवाज उठाई गई। मुझे ध्यान है कि भैरव सिंह शेखावत जब अपोजिशन में थे, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, तो बाजरे को खरीदने को लेकर के और इसके बोनस दिलाने के लिए एक बड़ा राजस्थान में एक आंदोलन हुआ।
भैरव सिंह जी की सरकार भी आई उसके अंदर। लेकिन आज हालात क्या है, बाजरे की खरीद आप चौंकेंगे सुन करके, मात्र 6% हुई है। जो आप लोगों ने समर्थन मूल्य तय किया उसमें मात्र 6%। पिछली बार, क्योंकि ये तो 2 साल हो चुके अब समर्थन मूल्य को, मूंगफली की खरीद 13%, चना 10%, सर 25% तक भी हम किसी क्रॉप को लेकर के नहीं पहुंच पाए, महज एक गेहूं को छोड़ करके। तो ये अगर आज एमएसपी भी हम बढ़ा देंगे, और उसमें ये कायदे से तो मुझे लग रहा था कि व्यवस्था बहुत अच्छी है कि आप कहीं से भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा दीजिए और उसके बाद में जाकर के किसी भी मंडी में आप बेच दीजिए, बहुत अच्छा था, हमें भी लग रहा था। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस तरह की खुलासा किया कि क्रॉप है नहीं उनके पास में, रजिस्ट्रेशन करा दिया, किसान से आनन फानन में पैसा के तुरंत भुगतान चाहिए, भैया ये पैसे पकड़ फसल इधर दे, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका, उसी किसान की फसल को खरीद करके और गवर्नमेंट के पास भेज दिया। चौंकाने वाले तथ्य हैं ये। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को एटलीस्ट ऐसे मुद्दों से तो एकदम तड़ी पार करना चाहिए कि इनको फसल बेचने का और खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। अभी किसान के साथ कितना छलावा, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि गवर्नमेंट का अपना एक प्रोसीजर है कि महीने में पैसे आएंगे, बिकेगी कि नहीं बिकेगी, मैं रजिस्ट्रेशन भी करा दूंगा। तो उसको, क्योंकि कोई भी किसान है, आपके साथ ही काफी किसान होंगे, उसके घर में अगर मैरिज होगी तो गांव में कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में होगी, मकान अगर इस साल अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो अगले साल उसकी छत डिलेगी तो गर्मी के दिनों में होगी। क्योंकि ये जो फसल आती है उससे बड़ी उम्मीद होती है उसको कि सरसों है, गेहूं है, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। उन सपनों के साथ में सोचे कितना छलावा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी सरकार उसकी नीयत साफ नहीं है, कि किसान के प्रति उसकी हमदर्दी नहीं है, लेकिन सर मॉनिटरिंग का अभाव है। कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए पार्टी प्लेटफॉर्म पे कि आपके यहाँ किसानों की क्या पोजीशन है। हम एक सेशन करते हैं, उसमें यह भी होना चाहिए कि वास्तव में किसानों की प्रॉब्लम क्या है। दोनों राजनीतिक दल आज मैनिफेस्टो के लिए दावा तो कर रहे हैं कितने करोड़ लोगों के विचारों से हमने ये किया। सर ये हर बार करोड़ों लोगों के विचार आते हैं, फिर हालात क्यों धरातल पे नहीं उतर पाते हैं? निश्चित रूप से आप साधुवाद की बात है, जिस दिशा में उद्देश्य तरीके से आपने इस विषय को रखा है, निश्चित रूप से आपकी साधुवाद देता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार और नियत में कोई फर्क नहीं था। अच्छे मन के साथ मंडी की शुरुआत की, अच्छे मन के साथ हमने समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम किया, और अच्छे मन के साथ अभी मोहतरमा कह रही थी समर्थन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, मेरा मानना है कि समर्थन रिपोर्ट को 80% यदि लागू करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। एक विचारधारा प्रफुल्लित होती है। आप यहाँ पर बार बार 2 दलों पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप भी कभी न कभी सरकार में रही, आपने किसानों के लिए क्या किया कभी बताने का प्रयास नहीं किया। लंबे से बंगाल और पश्चिम बंगाल और केरल में और त्रिपुरा में आपकी सरकार रही, आपने कोई मॉडल वहां पर प्रस्तुत किया, ऐसा आपने कभी नहीं बताया। मात्र कुछ दलों को कटघरे में खड़ा कर देने से समस्या समाधान नहीं हो सकता। आपने उनके समाधान के लिए क्या विचारने विषय रखे, बिंदु रखे, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधाराओं ने कोई बताने का प्रयास नहीं किया। हो सकता है कि 2 राजनीतिक दलों पर आप दूरी बनाकर उन पर प्रश्नवाची खड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा प्रश्न इस बात को लेकर खड़ा होता है कि आपके विचार, आपने उसके लिए क्या किया और आपने क्या मॉडल वहां पर अपनाया, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद तो किसान क्रेडिट का माध्यम हो या किसान बीमा योजना हो, इन सभी योजनाओं के माध्यम से किसान का समग्र विकास करने का काम किसने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब एक प्रश्न आपने यहाँ पर छोड़ा था, एक बड़ा प्रश्न आपने छोड़ा था, जहां पर आपने कुछ घटनाओं का, राजस्थान घटनाओं का जिक्र किया, साथ में मेरे फाजिल दोस्त ने कुछ घटनाओं का जिक्र किया। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप यदि चोमू के अंदर कुछ हिंदूवाद संगठनों को आप शोभा यात्रा निकालने परमिशन नहीं देते तो किसके दबाव में आके बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जोधपुर में कुछ लोग, एक संप्रदाय विशेष के लोग, कुछ संप्रदाय विशेष के घरों में जाकर मारपीट करते हैं, उनको पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। आखिर क्यों नहीं करते? टोंक में इस पर घटना होती है तो, और जयपुर के हसनपुरा में इस पर घटना होती है, तो ऐसी घटनाओं के पीछे आखिर आपका सोच क्या है? फिर एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा करता हूँ कि यदि नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हैं कि मुसलमानों को एक होकर वोट करना चाहिए, तो आपका देश किस दिशा में, आपकी पार्टी किस दिशा में जा रही, बड़ी प्रश्न खड़ा होता है। यदि राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मैं एक मिनट, अब मैं बिल्कुल करूंगा। अब वे प्रश्न खड़ा करने का जिस व्यक्ति का वे करे, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि जब आप इस प्रकार की बात करते हैं, आप राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस मुसलमान पार्टी, तब आपका प्रश्नवाची यहाँ पर खड़ा होता है। जब मणिशंकर प्रसाद अय्यर कांग्रेस पाकिस्तान जाकर बात कहते हैं कि आपका साथ चाहिए मोदी को हटाने के लिए, तो बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। तो इस प्रकार की घटना, इस प्रकार राजनीतिक वक्तव्य जो पार्टी दे रही है वह किस दिशा की और देश को ले जा रही है, ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। फिर आप कुछ बातें आप इंगित कर देना चाहता हूँ। देखिए, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में सिलसिला चला, कुछ लोग लुप्त होते चले जाते हैं। एक बार एक चला यहाँ पर कि कुछ लोगों ने अपने अवार्ड देना लौटाना शुरू किया, एक चुनाव से पहले वे अवार्ड लौटाने वो लोग आजकल कहाँ हैं पता नहीं। कुछ नक्सलवादी विचारधारा के लोग
किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के बाद कुछ लेख लिखने का प्रयास करते हैं, वे लेख लिखने वालों आजकल दिखने नहीं मिलते। तो एक विचारधारा प्रफुल्लित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया, मोदी को डिफेम करने का काम यहाँ पर लगातार पुस्तकों के माध्यम से किया जा रहा है। फिर कुछ कलाकार चलते हैं कि देश में यहाँ रहने योग्य स्थिति नहीं है, कुछ कलाकारों से वक्तव्य लगवाए जाते हैं, डलवाए जाते हैं, उस वक्तव्य के बाद भी वो फिर विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसा माहौल क्रिएट करने का, एक बनाने का प्रयास मैं समझता हूँ कृत्रिम रूप से यहाँ पर बनाने का प्रयास लगातार कुछ समय से किया जाता है। देश की जनता, 100 करोड़ जनता अच्छे से जानती है कि इस देश के अंदर ये मोदी है तो मुमकिन है, इस देश के अंदर मोदी जी है तो सब कुछ ठीक चलेगा, और मोदी पर पूरा विश्वास है। जी मेरा प्रदीप जी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। आपके पास में भी आ रहा हूँ एक बार। सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की, वो योजना बनाई, 25 योजना लगभग इन्होंने की, उसमें किसानों के लिए फसल बीमा योजना भी। आप देखिए उस योजना में क्या हुआ है कि जितना प्रीमियम किसानों ने देश में दिया, जहां तक प्रदेश की बात है, जो मेरे पास आंकड़े हैं उस हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम उन्होंने दिया है, और उसके अगेंस्ट में इसका रिपेमेंट, उनका कंपनसेशन सिर्फ 1600 करोड़ रुपए का दिया गया। तो सवाल यह है कि ये किसानों के साथ लूट हो रही है, और ये जो फसल बीमा इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये आज भी अडानी अंबानी के साथ है। देखिए आप लगातार चंदा लेते हैं, ये लूट हो रही है किसानों के साथ, आप लोग किसानों को लूटा जा रहा है। देश में औद्योगिक घराने इन धंधों में आए हैं, सबसे आने से किसानों के साथ लूट हो रही है, उन्हें कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, चिल्ला रहे थे लूटा जा रहा है। फसल बीमा योजना एक धोखा है इनके साथ, और केंद्र सरकार की ना मॉनिटरिंग है, ना उनको इसका लाभ मिल रहा है। फसल बीमा योजना सुमित्रा जी सबसे बड़ा सवाल है। मैं पहले लक्ष्मीकांत जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि वामपंथी सरकारों ने क्या किया। आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले देश के अंदर लैंड रिफॉर्म किसी ने लागू किया तो वामपंथी सरकारों ने किया। हर किसान के पास उसकी अपनी जमीन थी और उसकी फसल भी समय पर खरीदी जाती थी। आप जाकर के और चीजों को देख सकते हैं। और आप बात करें नक्सलाइट की बात, देखिए हार जीत सब जगह होती रहती। पश्चिम बंगाल में भी लैंड रिफॉर्म लागू किया था और किसान बेहतर स्थिति के अंदर था। छोड़िए, कोई बात नहीं है, पता तो ऐसा है, पता तो जब आपने छोड़ा तो आपने छोड़ा तब भी पता लग गया। जो भी सरकार चाहती है वैसे नहीं बताए गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगा, दो बार मौका दिया, अब आप क्यों बोल रहे हैं? आज स्थिति ये कर दी आपने, आज आपने हालात ये कर दिए कि जो भी आपकी सरकार मोदी के खिलाफ बोले आप उसको राष्ट्रद्रोही कहते हैं, राष्ट्रद्रोही है। ये कोई तरीका भारतीय जनता पार्टी का? देश के अंदर मोदी की सरकार हो गई है, अगर विचारों के विरोध में कोई होगा, हिंदुस्तान से खड़ा था और कम्युनिस्ट भी चाहता चाइना से खड़ी, छोड़िए उस बात को, देश का रहा था। आज आप देश के अंदर क्या कर रहे हो? अजी आप देश के अंदर लड़वा रहे हो सबको, हिंदू मुसलमानों को लड़वा दिया, सीमाओं को छोड़ो, जातियों को लड़वा दिया, हिंदू मुसलमानों को लड़वा दिया, देश के अंदर भाईचारे को खत्म कर दिया आपने। देश के अंदर जाति राज के नाम पर आपने खत्म कर दिया, देश का भाईचारा खत्म कर दिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया, संविधान को खत्म कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।